हेलो फ्रेंड्स। तो ये हमारी टेस्ट सीरीज़ नंबर 3 है। अभी तक हमने दृष्टि के फर्स्ट और सेकंड पेपर देख लिए हैं, प्लस ध्येय आईएएस का भी हमने फर्स्ट या सेकंड तक देख लिया है। आज ये दृष्टि का तीसरा पेपर है। तो ये हमारा भारत का इतिहास तथा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर बेस्ड है, यानी कि हिस्ट्री। तो आई होप कि उन सब में बस एक ही प्रॉब्लम आ रही वॉइस की। मैं जब वीडियो बना रही हूँ तो यहाँ से वॉइस पूरी फुल है, मेरी भी वॉइस तेज़ है, पर पता नहीं कौन सी टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण वॉइस वीडियो में बहुत कम हो जा रही है, जिससे लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। देखिए, मैंने कोशिश तो इस बार की है, मे भी कोई ना कोई तो सुधार हो जाएगा। अगर नहीं होता तो कल से मैं कोई माइक लाती हूँ, फिर उससे उसका प्रयोग करती हूँ। तो ये देखिए, एंशियंट हिस्ट्री प्लस मॉडर्न हिस्ट्री का मिक्स क्वेश्चन है। ये भी ज़रूरी है क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री से ही आपके 20 to 22 या 25 तक के क्वेश्चन बनते हैं, और एंशियंट के भी 4 से 5 क्वेश्चन, प्लस आर्ट एंड कल्चर या करंट को मिला के 8 से 9 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन आराम से अच्छे से बन जाते हैं। तो हमें ये भी पढ़ना ज़रूरी है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। ये तीसरा पेपर है, ये दृष्टि का ही है। आई थिंक कि ध्येय आईएएस के आरओ के बेस्ड क्वेश्चन आ गए हैं, हिंदी के भी पेपर आ गए हैं। तो मैं 1-2 दिन में उनको फिर देख करके उनको भी करवाती हूँ आपको, ठीक है। तो प्लीज़ थोड़ी सी आप भी एडजस्ट कीजिएगा और सपोर्ट कीजिए। मैं कोशिश कर रही हूँ बेस्ट से और बेस्ट करने, मतलब बेटर से और बेटर करने की, बेस्ट तो नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो बोला कि बुर्ज होम एक प्राग ऐतिहासिक स्थल है जो स्थित है। अगर आप कहते हैं तो मैं इसका जो डेटा है एंशियंट का शेयर कर देती हूँ टेलीग्राम पे, आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। और आई होप कि कहीं ना कहीं आप पढ़ रहे होंगे पैड कोर्स से, है ना। तो उन्होंने पूछा कि स्थल जो स्थित है बुर्ज होम उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, पंजाब में या फिर कश्मीर में। तो अगर एंशियंट आपने पढ़ा है तो फिर आपको पता चल जाएगा, वरना ये क्वेश्चन बहुत बोरिंग लगते हैं कुछ लोगों को। हालांकि हमें तो एग्ज़ाम निकालना है, बोरिंग लगे या कुछ भी, हमें तो पढ़ना ही पढ़ना है। तो आपने देखा होगा श्रीनगर ज़िला है जम्मू कश्मीर में, कश्मीर घाटी में। तो वहाँ पर कश्मीर घाटी में नौपाषाणकालीन स्थल स्थित है बुर्ज होम। और ये क्वेश्चन कई बार आ चुका, तो इसका आंसर बहुत सारे लोगों को पता ही होगा। इसको आयोग ने, यूपी पीसीएस ने भी बहुत बार पूछा है, मैंने खुद पीवाईक्यू में इसको देखा है ना। तो वहाँ पर कश्मीर की घाटी में नौपाषाणकालीन स्थल है बुर्ज होम, तो वहाँ पर ये स्थित है ना। चलिए नेक्स्ट। हाँ, इसका जो समय तिथि है वैसे तो आपको पीडीएफ में पता ही चल जाएगा, पर ये 3000 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व, मैंने बोला था एक दिन कि वो बढ़ते से घटते क्रम में आता, और जब ईसवी होता है तो वो घटते से बढ़ते, जैसे 1 ईसवी, फिर 2, 3, 4, और जब ईसा पूर्व होता है तो 3000, 2000, 1000 ऐसे करके नीचे को घटता हुआ आता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलान करना है तथा दिए गए कोड से उत्तर चुनना है। देखिए इसको अटेंड करने से क्या होगा कि आपके कई सारे टॉपिक आपने थोड़ा सा पढ़ा होगा या पूरा डिटेल में अच्छे से नहीं पढ़ा होगा, रिवीजन नहीं किया होगा। तो इसको अटेंड करने के बाद उसका आप रिवीजन करेंगे तो आपकी चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। यही हेल्प करती है टेस्ट सीरीज, ठीक है। तो यहाँ पर राजवंश और उसके संस्थापक के बारे में, राष्ट्रकूट, विजयालय, पाल, दंतीदुर्ग, चोल, वासुदेव, चौहान, गोपाल। तो बहुत सारे लोगों ने सुना ही होगा, पाल वंश, जो पाल डायनेस्टी थी उसके संस्थापक गोपाल थे, ठीक है। और मुझे ये बिना आंसर देखे ही याद है क्योंकि मैंने 2-3 पढ़े हैं, बहुत डिटेल में नहीं याद है, पर ऐसे हो जाता है कि फिर आप रिवीजन करोगे, चीज़ें रिवीजन करने से इतनी अच्छी हो जाती है, इतनी अच्छी हो जाती है कि आपको लगेगा कि ये व्यक्ति इसी चीज़ के लिए बना है। ये मैंने अनुभव किया है और मैं अपना अनुभव आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि अगर आप रिवीजन करते रहेंगे तो कोई भी सब्जेक्ट, वो आपका इंटरेस्टिंग हो ना हो, पर वो इतना बढ़िया हो जाएगा कि और लोग सोचेंगे कि हाँ ये तो इसी चीज़ के लिए बने हैं, मुझे तो नहीं आता, मैं तो नहीं बनाऊँ। ऐसा नहीं है, एक बार में कोई भी चीज़ किसी को भी नहीं समझ में आती, बहुत मुश्किल है जो कोई बहुत टॉप और बहुत गॉड गिफ्टेड हो तो आ जाए, अदरवाइज़ किसी को नहीं आती है। अगर आपको यहाँ पे क्वेश्चन नहीं आ रहे, नहीं समझ में आ रहे हैं, आंसर्स गलत हो रहे हैं, तो ये कभी मत सोचिए कि आपको आता नहीं है। ये है कि उन चीज़ों को आपने बहुत अच्छे से ध्यान लगा करके रिवीजन नहीं किया। रिवीजन करेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, है ना। इसके बाद में हाँ, पाल का आपने सुना ही होगा, गोपाल, ये इसके संस्थापक थे। और जो आपका ये है ना राष्ट्रकूट, ये इसका भी आपने सुना होगा, इसके दंती दुर्ग है, विजयालय नहीं है, ठीक है।
दंती दुर्ग। तो अगर हम सिर्फ चलिए मान लीजिए कि हमें आपको दो ही आ रहे हैं, A2B4, A2B4, इस ऑप्शन पे आप जा सकते हैं आराम से, ठीक है। सी का 1 चोल विजयालय, चौहान वासुदेव, हो गया है ना। तो बी आंसर होगा। एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिएगा, मैंने सिर्फ 2 से इसको टैकल किया। निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में वृहद ऋण मेले का आयोजन किया? इसका उत्तर प्रदेश ने किया। उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा इस समय निवेश हो रहा है, उसी लिए। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या थी? ये रैंकिंग वाले 2 से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं यूपीपीसीएस में और आरओ में भी, है ना। तो भारत की रैंक 87 87वीं थी, ठीक है। निम्नलिखित डच स्थापित कारखानों पर विचार कीजिए तथा उनको कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। बीमलीपट्टनम, मसूलीपट्टनम, कराईकल या कारिकल बोलते हैं, ये चिंसुरा। तो जब डच भारत में आए थे तो उन्होंने कहाँ कहाँ पहला अपना जो होता नहीं कंपनी या फैक्ट्री या गोदाम, सबसे पहले उन्होंने कहाँ लगाया था? जो कार्नेलिस डी हाउटमैन पहला डच था वो 1596 में भारत आया था, ठीक है। भारत आया था तो इन्होंने पहले मसूलीपट्टनम बोलते हैं या पट्टम बोलते हैं, और उसके बाद में पुलिकट, उसके बाद में सूरत, फिर बिमलीपट्टनम, फिर कराईकल, फिर चिंसुरा। तो अगर आप मसूलीपट्टनम जाएंगे 2 आंसर के साथ पहले, तो आपको यही आंसर पहले मिल जाएगा, पहला आंसर मसूलीपट्टनम, फिर आपका है बिमलीपट्टनम, फिर कराईकल, फिर चिंसुरा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? बम्बई डेक्कन में पहला राजस्व बंदोबस्त 1820 के दशक में किया गया, ठीक है। बम्बई और दक्कन, ये डेक्कन जो लिखा है ना, वो दक्कन जो दक्षिण की तरफ पड़ता है उधर, उसको दक्कन। वर्ष 1859 में अहमदाबाद में कपास आपूर्ति संघ की स्थापना हुई। तो इनमें से कौन सा से सही है? ये स्टार्टिंग का ही फेज है मॉडर्न हिस्ट्री का, स्टार्टिंग में ही जब कंपनियां आती हैं तो ये उसका पूछ रहे हैं कि राजस्व बंदोबस्त 1820, है ना। तो यहाँ पर आपका केवल पहला सही है। ये जो कह रहे हैं ना कि 1859 में अहमदाबाद में कपास आपूर्ति संघ की स्थापना की गई, तो ये यहीं पर गलत है। चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से किस तिथि को उत्तर प्रदेश द्वारा संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान का शुभारंभ किया गया? 1 जून 2022, 1 जुलाई 2022, 5 जून 2022 या 5 जुलाई 2022? इसलिए पूछ लिया क्योंकि ये जून का और एग्ज़ाम आई थिंक हो गया था, करंट अफेयर उस समय ये वाला शायद नहीं इंक्लूड किया गया था, ठीक है। क्योंकि एग्ज़ाम के 15 दिन बाद का करंट अफेयर नहीं आता, जैसे एग्ज़ाम होता है उसके 15 दिन पहले का, सॉरी बात का नहीं, पहले का। परिमाण संबंधित है हिमालयी क्षेत्र से, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से, पूर्वोत्तर क्षेत्र से या तटीय क्षेत्र से, है ना। तो ये आपका राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से संबंधित है। परिमाण मतलब इसको मानचित्रण के लिए एक पोर्टल है, आप समझ लीजिए इस तरीके से, ठीक है। दार्शनिक विषयों से संबंधित बौद्ध ग्रंथ का नाम है त्रिपिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक या उपर्युक्त में से? देखिए तीनों ऑप्शन एकदम क्लोज दे दिया है कंफ्यूज करने के लिए, ओके। जब भी आप बुद्धिज्म में पढ़ें तो उसके फैक्ट को जरूर पढ़ें। यूपीपीसीएस में भी फैक्ट ही पूछता है, यूपीएससी में कॉन्सेप्ट के बारे में पूछते हैं पर यूपीपीसीएस में फैक्ट ही पूछते हैं। तो आपको फैक्ट पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। मुझे भी पहले नहीं पता था, पर इसमें बहुत भर भर के फैक्ट पूछते हैं। तो जो आपका अभिधम्म पिटक है ना, इसमें 7 ग्रंथ हैं, है ना। ये जो है इसमें 7 ग्रंथ हैं, तो जिन्हें आगे मतलब बौद्ध धर्म की भाषा में उच्च या आगे की शिक्षा कहा जाता है, तो इसलिए अभिधम्म पिटक हो जाएगा। चलिए सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलान करना है। शासक और साम्राज्य: देवपाल, प्रतिहार, दंतीदुर्ग, पाल, भोज, राष्ट्रकूट, पृथ्वीराज थर्ड, चौहान। देखिए ऐसे अगर मिलते जुलते मिल जाते क्वेश्चन तो बहुत फ़ायदा होता है। अगर ऐसे आयोग पूछ लेता है एग्ज़ाम में तो हमें बहुत हेल्प हो जाती है। देखिए आप यहाँ से ही जाएंगे दंतीदुर्ग, राष्ट्रकूट, तो B3। अब B3 एक ही आ रहा है, ठीक है, तो आंसर तो मिल गया, पर फिर भी देख लेते हैं। दंतीदुर्ग, राष्ट्रकूट, देवपाल, पाल, है ना। तो A2 B3, C1 D4 ये हमारा आंसर हो जाएगा। पृथ्वीराज
थर्ड, मतलब कि हाँ पृथ्वीराज थर्ड, तो चौहान, पृथ्वीराज चौहान, तो वैसे ही थोड़ा सा गेस कर सकते हैं तो हो जाएगा आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, ये आयोग का पूछा हुआ क्वेश्चन है, RO का, शायद 2021 का जो होकर गया एग्ज़ाम, या फिर उसके बाद का। मैंने इसको देखा है, आप अगर PYQ सॉल्व किए होंगे तो आपको मिला होगा। लहुरा देव का प्राचीन स्थल उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, किस जिले में स्थित है, सॉरी, आगरा, संत कबीर नगर, अलीगढ़ या बलिया। यहाँ पर लहुरा देव है क्या, यहाँ पर संत कबीर नगर में वैसे तो ये स्थित है। यहाँ पर 9000 से 7000 ईसा पूर्व में मानव गतिविधि और चावल की खेती की शुरुआत के प्रमाण मिले, जो सबसे प्राचीन है। मिले तो और कई जगह हैं, पर ये सबसे प्राचीन है। ठीक है, जो पुरातत्वविद है ना, चावल और जंगली घास दोनों से युक्त कार्बाइज्ड सामग्री भी प्राप्त की, मतलब उसके अवशेष मिले हैं टीले के नीचे जमे हुए। तो प्राचीन सभ्यता की ये सबसे पुरानी चीज़ है। ठीक है, लहुरा देव, तो ये संत कबीर नगर में स्थित है। मोहम्मद बिन, ये देखिए मिडेवल हिस्ट्री का है, तीनों हिस्ट्री के मिक्स क्वेश्चन है। आप टॉपिक वाइज याद करते जाइएगा, वरना मैं आपको मिडेवल हिस्ट्री की शॉर्ट ट्रिक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट जरूर बता दूंगी, तो आप उनको पढ़ लीजिएगा। क्योंकि हिस्ट्री अपने आप में इतनी बड़ी, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशियंट, फिर मिडेवल, आप पूरा कितना पढ़ोगे, पूरा तो आता नहीं है, पूरा पढ़ना भी नहीं चाहिए। इंपॉर्टेंट चीज़ों को पढ़ के उन्हें मल्टीपल टाइम रिवाइज करके अपना एग्जाम निकालना चाहिए। बाद में जब टाइम होगा पढ़ते रहिएगा। ओके, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। सांकेतिक मुद्रा की शुरुआत, कराचिल अभियान, राजधानी का स्थानांतरण, दोआब में कराधान। दिए गए कूट में से उत्तर का चयन करना, कौन से सही हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पूछा जा रहा है। देखिए, दोआब में कराधान, राजधानी का स्थानांतरण, सांकेतिक मुद्रा की शुरुआत, फिर कराची अभियान। आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थान पर उत्तर प्रदेश प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया गया है, सॉरी, इंपॉर्टेंट, क्या करंट का है, UPPCS का, तो ये लखनऊ में किया गया। ठीक है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किया गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। डिजिटल लोक अदालत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है। डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत नालसा के तत्कालीन अध्यक्ष न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ ने की थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन द्वारा संचालित भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत उत्तर प्रदेश में शुरू की गई। हमें इनमें से कौन सा, पहला या दूसरा, केवल दूसरा, ना तो पहला ना ही दूसरा। तो देखिए, यहाँ पर जो ये कह रहे हैं ना कि डिजिटल लोक अदालत की, तो इस न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ जी ने नहीं, इसकी जो मतलब शुरुआत की है, अध्यक्ष हैं वो है उदय उमेश ललित। तो अपने आप में पहला गलत हो जाता है ना। और फिर ये कह रहे हैं कि 16 से पहली डिजिटल लोक अदालत उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है। तो नहीं, ये राजस्थान में, तो इस हिसाब से पहला और दूसरा दोनों ही गलत हैं। ओके, ना तो पहला और ना ही दूसरा, क्योंकि ये राजस्थान में की गई है और इसकी जो अध्यक्ष हैं उदय उमेश ललित जी ने की है। ठीक है, DY चंद्रचूड़ जी ने नहीं। देखिए, इसमें कह रहे हैं कि एक कौन सा सही सुमेलित है। अगर सही सुमेलित के लिए पूछेंगे तो ये अंबुर का युद्ध है। अंबुर का युद्ध आपको पता है कि जब जो द्वितीय कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था ना 1749 to 54, है ना, जिसमें मुजफ्फर जंग तथा चंदा साहिब के बीच में के दावों को समर्थन के लिए जब अंग्रेजों ने बीच में घुस के क्या, उनके बीच में इंटरफेरेंस करके नासिर जंग व अनवरुद्दीन का साथ दिया था, है ना, क्योंकि वो अपने फ़ायदे के लिए। तो जब जो ये दूसरा है ना अंबुर का युद्ध, इसी को हम लोग द्वितीय कर्नाटक युद्ध बोलते हैं। लेकिन जो क्या नाम से कि आपका है ना, दक्कन एवं कर्नाटक में जब लड़ा गया था, वहाँ इसे विल्लोर के पास में वो बोलते हैं अंबुर का युद्ध। तो अगर सही सुमेलित पूछेंगे तो अंबुर का युद्ध है, ये सही सुमेलित है। बाकी इनकी डेट आप और ये चीज़ें गलत सुमेलित हैं। और इससे ज़्यादा की जो एक्सप्लेनेशन है वो आप देख लेना, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने में वो चीज़ें आती हैं आराम से। अगर नहीं किसी ने पढ़ा है तो वो एक्सप्लेनेशन में देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सहायक संधि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है। लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत की। हैदराबाद का निजाम सबसे पहले अंग्रेजों के साथ सहायक संधि में शामिल हुआ। तो ऐसे ये भी याद हो जाएगा कि इसकी शुरुआत किसने की, शामिल होने वाला राज्य या
शासक कौन था, है ना। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही है। लॉर्ड वेलेस्ली जो है वो काफ़ी महत्वाकांक्षी गवर्नर था, तो उसने ही सहायक संधि की शुरुआत की थी, है ना। सहायक संधि का मतलब क्या होता है कि किसी राज्य में बाहर की जो आंतरिक व्यवस्था होती है उसके लिए अंग्रेज मतलब उसको अपने अधीन करके, और उसकी जो बोलते हैं ना इंटरनल मैटर, उसको अंग्रेज ही देखते थे। तो इसने ऐसे काफ़ी अपने आप को एक्सप्लोर किया था। और हैदराबाद के जो निज़ाम है ये अंग्रेज़ों के साथ सहायक संधि में शामिल हुए थे, ठीक है। उत्तर प्रदेश के अंडर-19 बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल वर्ग में निम्नलिखित में से कौन विजेता रहा। ज़रूरी नहीं है, पर यह है कि ये बाद का एग्ज़ाम के बाद का करंट अफेयर में भी बना दें तो पढ़ लेते हैं। नीर नेहवाल जो हैं वो विजेता बने, है ना, ये 3 जुलाई का। हाल ही में डॉक्टर इनामुल हक का निधन हुआ, वह संबंधित थे भारत से, बांग्लादेश से, मिस्र से या अमेरिका से। एक दो हस्तियों के बारे में भी पूछ लेते जो फेमस हस्तियाँ होती हैं, है ना। देखिए, प्रख्यात और पुराविद इतिहासकार ये बांग्लादेश से संबंधित हैं। राष्ट्रीय संग्रहालय के पूर्व निदेशक डॉक्टर इनामुल हक का जुलाई में निधन हो गया, है ना। तो ये यहाँ पर देश पूछा है, वह संबंधित थे तो बांग्लादेश से, ठीक है। देखिए, मुझे एक शिकायत आप लोगों से, पढ़ाई का इतना अच्छा मटेरियल है, फ्री ऑफ कॉस्ट है और इम्पॉर्टेंट भी है। ऐसी चीज़ें हिस्ट्री से रिलेटेड ये क्वेश्चन है जो आपको हमेशा हर एग्ज़ाम में वनडे के, अगर एसएससी का भी देते हैं वहाँ भी हिस्ट्री के क्वेश्चन आते होंगे, 2 4 10 बनते होंगे तो 1 2 क्वेश्चन तो बन ही जाएंगे। 1000 2000 लोग देखते हैं, इसके बाद में 30 से 40 लोग लाइक करते हैं। तो मतलब आप सोचो, लाइक करने में तो नेट भी नहीं कटता, कोई बैलेंस भी नहीं कटता है। चलिए पहले का मान लेते हैं, जैसे पहले समय में कि हम किसी को कॉल करते थे उसमें पैसे कटते थे, अब तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप देखो ना, शॉर्ट में कितने गंदे गंदे वीडियो चलते हैं, लोग उसमें लाखों में लाइक कर देते हैं। मतलब ये क्या दर्शाता है कि जो गंदे वीडियो चलते हैं उसे जनता ज़्यादा पसंद करती है, और जो काम के हैं, शिक्षा से रिलेटेड चीज़ें, उनको फैलाने में कितनी मेहनत लगती है। ये जितनी भी टेस्ट सीरीज़ हैं अगर आप परचेज़ करते तो आपका ठीक ठाक पैसा खर्च होता, लेकिन आप कुछ और वीडियो देखने के बजाय अगर थोड़ी देर इस वीडियो को देखते हैं और अगर एक लाइक भी कर देते हो तो आपका कोई नुकसान ही नहीं होता है। वही नेट आप कुछ और देखने में यूज़ कर रहे थे, उसी को यहाँ यूज़ कर रहे हैं, और लाइक करने में पैसा भी नहीं कटता। पर फिर भी लोग लाइक करने में कितनी कंजूसी करते हैं। और मैं तो खैर अपने वीडियो में कभी नहीं बोलती कि नहीं लाइक करो, सब्सक्राइब करो, वो तो आपके ऊपर है। पर मैं देख रही थी कल, सोच भी रही थी कि देखो ना, समाज में गलत चीज़ चलाने के लिए मेहनत कम लगती है और सही चीज़ को फैलाने के लिए कितनी मेहनत लगती है। पर ठीक है, आपकी चॉइस है, आप नहीं भी लाइक करो तो कोई बात नहीं। पर मुझे खुद सोच के थोड़ा सा हंसी आ रही थी, बट इट्स योर चॉइस। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, है ना। वो इतने अच्छे अच्छे, मतलब अच्छे तो नहीं हैं, भाषा की मर्यादा को मारा जा रहा है दिन पर दिन, भाषा को इतना गंदा किया जा रहा है, उस भाषा में गलत गलत शब्दों को जोड़ के गाना बना देते हैं और फिर बोलते हैं कि बहुत अच्छी चीज़ है। तो है, समाज को फिर भी सही करना चाहिए, है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही। देखिए, जैनिज्म और बुद्धिज्म से क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वो 1 या 2 बने, पर बनते जरूर हैं, है ना। तो इसको आप पढ़िएगा जरूर, छोड़िएगा नहीं। जैन धर्म में सबसे महत्वपूर्ण विचार यह है कि प्रत्येक तत्व भौतिक और आध्यात्मिक कारकों का संयोजन है। दूसरा, ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर थे जैन के। तो मैं तीर्थंकर की भी लिस्ट दे दूंगी, ये भी इम्पॉर्टेंट है, पूछते हैं, क्वेश्चन बनते हैं आराम से। तो हाँ, ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर थे। इसमें से सही उत्तर का चयन करना है, फर्स्ट और सेकंड, केवल सेकंड, ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। तो ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर थे, दोनों सही हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, मध्यकालीन भारत में नाद गवंदा शब्द संदर्भित करता है। मिडीवल में तो ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं कि सरकार सैन्य अधिकारी को क्या बोलते थे, कोषाधिकारी को क्या बोलते थे, है ना। तो ऐसे शब्द बहुत पूछते हैं, मिडीवल में ये चीज़ें आती हैं, पढ़ना तो खैर पड़ेगा ही। तो नाद गवंदा शब्द संदर्भित करता है सैन्य अधिकारी को, पुजारी को, कोषाधिकारी को या राजस्व अधिकारी को, है ना। तो ये राजस्व अधिकारी को संदर्भित करता है। आहार बनास संस्कृति का संबंध था पंजाब से, राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से या बलूचिस्तान से। आहार बनास, तो ये राजस्थान की संस्कृति है, संस्कृति के रूप में मतलब जाना जाता है, और भारत में दक्षिण पूर्वी राजस्थान की
आहा नदी के तट पर एक ताम्र प्रसारणिक पुरातत्व सांस्कृतिक है जिसे आहस बनास बोलते थे। ठीक है, देखिए सैयद वंश के निम्नलिखित शासकों को कालम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। मोहम्मद शाह, आलम शाह, खिर्ज खान या मुबारक शाह। तो कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। ओके, देखिए पहले आपके आएंगे खिर्ज खान, फिर आएंगे मुबारक शाह, फिर मोहम्मद शाह, फिर आलम शाह। तो आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से कथन सही है। उत्तर प्रदेश को लीडर श्रेणी में शामिल किया गया है। इसे नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। तो ऐसी कुछ नई नई रैंकिंग आने लगी है और आपको ध्यान भी रखना पड़ेगा, क्योंकि इसे जो जारी करता है तो आयोग कभी कभी क्वेश्चन घुमा के पूछता है। जारी करता दूसरा बोल देता है और जो जारी करता है उसके बारे में दूसरा कर देता है। तो यहाँ पर भी पहला सही है। उत्तर प्रदेश को लीडर श्रेणी में रखा गया है। लेकिन देखो यहाँ पर जैसे इसे बोला गया ना कि इसे नीति आयोग नहीं, इसे उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा जारी किया जाता है। तो इसलिए ये दूसरा वाला ही गलत हो जाएगा। ठीक है, पहला सही होगा। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही नहीं है। देखिए क्योंकि ये करंट अफेयर जुलाई का है तो फिर हमें पढ़ना ही चाहिए, है ना। तो यहाँ पर पूछ रहे कि कौन सा कथन सही नहीं है। पहली बात तो ये अंडरलाइन करना कि सही नहीं है। आशा पारेख को दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया। उत्तर प्रदेश ने सर्वाधिक फिल्म फ्रेंडली स्टेट का पुरस्कार जीता। सूर्या ने अपनी फिल्म सोरारई पोटरू के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता। मनोज मुंतशिर ने हिंदी फिल्म साइना के लिए सर्वश्रेष्ठ गीतकार का पुरस्कार जीता। कोई एक तो इसमें गलत है। तो जो यहाँ पर ये दे रहे हैं ना कि उत्तर प्रदेश मोस्ट फ्रेंडली, ये यहाँ पर इसका आंसर गलत हो जाएगा, है ना। देखो आयोग ने क्या किया है, मतलब एग्जामिनर ने जो यहाँ उत्तर प्रदेश है ना, उत्तर प्रदेश तो था, इसके साथ में उत्तराखंड है, उत्तराखंड को यहाँ पे काट दिया, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाता है। हमें ये छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना पड़ता है। निम्नलिखित में से कौन से मुगल प्रांत के उत्तराधिकारी राज्य थे। अवध, बंगाल, हैदराबाद या मैसूर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से मुगल प्रांत के उत्तराधिकारी राज्य थे। अवध, बंगाल, हैदराबाद या मैसूर। तो ये भी आता ही होगा, क्योंकि इसको कई बार तो हम लोगों ने नहीं, मतलब आपने जब रिवीजन किया होगा तो देखा है। तो यहाँ पर आपका 1, 2 और 3 अवध, बंगाल और हैदराबाद। मैसूर नहीं था उस समय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 1856 के एक मुफ्त बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है। यह पहली ब्रिटिश लगान बंदोबस्त प्रणाली थी। इसका एक उद्देश्य ताल्लुकदारों का विस्थापन था। अच्छा, तो इसमें से कौन सा सही है कथन। फर्स्ट, सेकेंड, केवल सेकेंड या ना तो फर्स्ट ना ही सेकेंड। देखिए वर्ष 1856 में जारी पहली लगान बंदोबस्त प्रणाली एक मुफ्त बंदोबस्त को मतलब मान्यता दी गई थी, है ना, कि ताल्लुकदार और बिचौलिए थे जिनके पास ज़मीन का मालिकाना हक नहीं था। उन्होंने मतलब अपने बल प्रयोग से धोखाधड़ी के जरिए अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया, है ना। तो ये कथन पहला सही है। ठीक है, और आपका इसका एक उद्देश्य ताल्लुकदारों का विस्थापन था, ये भी सही है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये भी जुलाई का है। वन महोत्सव अभियान उत्तर प्रदेश के किस जिले में शुरू किया गया था, है ना। तो ये आपका चित्रकूट में वन मतलब पौधों को रोप कर उनका बढ़ावा देने के लिए वन महोत्सव को शुरू किया गया था। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से कथन सकते हैं। वर्ष 2025 के दौरान भारत द्वारा विश्व की सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में चीन को पीछे छोड़ने का अनुमान है। यह अनुमान है कि 10 देशों से वर्ष 2010 और वर्ष 2021 के मध्य कुल 1 मिलियन से अधिक प्रवासियों का बहिर्गमन हुआ है। तो इनमें से पहला कथन, पहला और दूसरा, या केवल दूसरा, ना तो पहला ना ही दूसरा, है ना। तो आपका केवल दूसरा सही है। पहला क्यों गलत है। तो संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों को जो विभाग होता है जनसंख्या प्रभाग,
वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट के अनुसार 15 नवंबर 2022 को 8 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है ना। तो यहाँ पर तो 2025 दे रहे हैं, तो इसलिए आपका ये गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, बौद्ध धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है। पहली बौद्ध संगीति राजगृह में सप्तपर्णी गुफा में आयोजित की गई थी। महाप्रजापति गौतमी भिक्षु बनने वाली पहली महिला थी। तो देखिए जो कह रहे हैं ना कि पहली बौद्ध संगीति राजगृह में सप्तपर्णी गुफा में किया गया था, तो ये भी सही है। महाप्रजापति जो गौतमी है ना, ये महात्मा बुद्ध की मौसी हैं, क्योंकि महात्मा बुद्ध की जो माता थी उनका तो 7 दिन के बाद ही देहांत हो गया था जब महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। तो इनका लालन पालन आपने सुना ही होगा कि इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने ही किया था। और जब बौद्ध जी को ज्ञान प्राप्त हो गया था, मतलब तो इसके बाद जब आए थे तो इनके जो चाचा के लड़के थे ना आनंद, उन्होंने कहा था कि मतलब महिलाएं भी आपकी दक्षिणा लेना चाहती है, आपकी दीक्षा आपकी। तभी बुद्ध जी ने कहा था कि अगर महिलाओं को प्रवेश दे देंगे तो जो 2 से 3 हज़ार तक चलने वाला हमारा ये मतलब महात्मा बुद्ध जी का जो अभियान है या जो ये धर्म है, ये जल्द ही समाप्त हो जाएगा। इसके बावजूद भी महिलाओं ने प्रवेश पाया और उनमें से बिछुड़ी बनने वाली इनकी मौसी ही पहली थी, है ना। तो दोनों सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन इसलिए बता दिया कि मुझे लगा थोड़ा बताने से आपको और क्लैरिटी हो जाएगी, ठीक है। चलिए देखिए, चोल साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से कथन सही है। विजयालय चोल चोल वंश का संस्थापक था। गंगई कोंड चोल शब्द का प्रयोग वह राजा जिसने गंगा पर विजय प्राप्त की थी। तो निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं। तो जो विजयालय चोल साम्राज्य जो है वो आपका 900 से 1200 के आसपास रहा था, और इसमें आपके दोनों ही सही है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलाना है। स्थल है और नदी है। कौन सी सभ्यता या स्थल किस नदी के किनारे पाए गए। हड़प्पा सिंधु, मोहनजोदड़ो रावी, भगवानपुर दास्क, सुतकांगेडोर सरस्वती। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए इन्होंने अलग कर दिया है। आपकी जो हड़प्पा है ये रावी के किनारे सभ्यता मिली थी, ठीक है। मोहनजोदड़ो है ये आपका सिंधु के। तो A2 और B1 C हो जाएगा, है ना। भगवानपुर ये आपकी सरस्वती हो जाएगी। सुतकागेडोर ये हो जाएगी दास्क नदी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। दिल्ली सल्तनत के अधीन केंद्रीय प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है। दिल्ली प्रशासन का सबसे शक्तिशाली पद नायाब था। बलबन द्वारा दीवान अर्ज, देखिए मैंने बोला था ना ऐसे शब्दों को वो लोग ले लेते हैं। दीवान अर्ज नामक सैन्य विभाग की स्थापना की गई थी बलबन के द्वारा, ठीक है। तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है। फर्स्ट सेकेंड ना तो फर्स्ट ना ही सेकेंड। तो यहाँ पर दीवान अर्ज नामक जो सैन्य विभाग है इसको बलबन ने ही शुरू किया था, और नायब का पद सबसे शक्तिशाली होता था। हाँ नायब, है ना। निम्नलिखित में से किस स्थान पर यूनिक रिवर आर्ट गैलरी बनाई जाएगी। कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, ये बलिया। यूपी स्पेशल का क्वेश्चन है, क्योंकि ये भी एग्ज़ाम के बाद का है तो हमें पढ़ना ही चाहिए। तो ये आपका प्रयागराज में बनाई जाएगी। चलिए नेक्स्ट आते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए सलाहकार के रूप में निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। यूपी स्पेशल का ही है ये भी। अर्नेस्ट एंड यंग, डिलाइट इंडिया, बोस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप या ग्रांट थॉर्नटन इंडिया। तो ये आपका डिलाइट इंडिया के साथ में अनुबंध पर हस्ताक्षर किए, ठीक है। ये भी आपका एग्ज़ाम के बाद का ही क्वेश्चन है, और ये मतलब जो ये हस्ताक्षर किया गया ये 2024-25 तक भारत को 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लिए प्रोत्साहित करने के उससे किया गया है। वर्ष 1765 में इलाहाबाद की संधि के संदर्भ में इम्पॉर्टेंट, इलाहाबाद की संधि को बहुत मुझे लग रहा है 10 से 12 बार पूछा गया है। अगर आप घटना चक्र PYQ सॉल्व करते होंगे तो आपको मिलेगा।
नवाब शुजाउद्दौला ने कंपनी को युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में 80 लाख देने पर सहमति व्यक्त की। ठीक है, नवाब शुजाउद्दौला बनारस के जमींदार बलवंत सिंह को अपनी संपत्ति का पूरा अधिकार देने के लिए सहमत हो गए। शाह आलम द्वितीय कंपनी के संरक्षण में बर्मा में रहने के लिए सहमत हो गया। नवाब शुजाउद्दौला ने इलाहाबाद और कारा, जो अभी ये बोला था ना, कड़ा, जो कड़ा का क्षेत्र है, को सम्राट शाह आलम द्वितीय को सौंपने पर सहमति व्यक्त की। तो हमें इसमें से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, या सेकंड, थर्ड, या सेकंड और फोर्थ, इसमें से कौन सा सही है? तो जो ये कह रहे हैं ना कि नवाब शुजाउद्दौला बनारस के ये वाला बलवंत सिंह को अपनी संपत्ति का पूरा अधिकार देने के लिए सहमत हो गए, ये भी आपका सही है। और नवाब शुजाउद्दौला ने इलाहाबाद और कड़ा को सम्राट शाह आलम द्वितीय को सौंपने पर सहमति हुई, ये भी सही है आपका। ठीक है, 2 और 4। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से कथन सही है? शिमला की स्थापना गोरखा युद्ध के दौरान हुई थी। ठीक है, वर्ष 1864 में वायसराय जॉन लॉरेंस ने आधिकारिक तौर पर अपनी परिषद को शिमला में स्थानांतरित कर दिया था। ठीक है, तो हमें इसमें से कौन सा से सही है बताना है। तो आपको पता है कि जो पहले शिमला था वही अब वर्तमान में शिमला हो गया है। तो इसकी स्थापना, हाँ, गोरखा युद्ध 1815-16 के दौरान की गई थी। तो आपका यहाँ पर पहला और दूसरा दोनों ही सही हो जाएंगे, है ना। मतलब वहाँ पर माउंट आबू भी इम्पोर्टेंट था और अंग्रेज़ों की दिलचस्पी माउंट आबू में बनी थी, है ना, तो उसी के लिए, क्योंकि ये हिल स्टेशन भी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल है? सिटी वॉक, डीएलएफ मॉल, लुलु मॉल, या उपयुक्त में से कोई नहीं? यूपी स्पेशल का है, बहुत सारे लोग गए भी होंगे घूमने। तो ये लुलु मॉल लखनऊ में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में कनगनहल्ली स्थल खबरों में था, यह स्थित है उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, केरल में या महाराष्ट्र में? तो ये जो भारतीय पुरातत्वविद हैं या ये प्राचीन चीज़ों की वजह से है, कर्नाटक के कलबुर्गी जिले में कनगनहल्ली स्थित है ना। यहाँ पर जो बौद्ध स्थल है उसका संरक्षण करना है, इसीलिए इसको ये भी चर्चा में आया। चलिए नेक्स्ट, स्तूपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से कथन सही है? इनकी उत्पत्ति एक साधारण अर्धगोलाकार टीले के रूप में हुई जिसे बाद में अंड कहा गया। स्तूपों की रेलिंग और स्तंभों पर उत्कीर्ण लेखों में इसके निर्माण हेतु किए गए दान को अंकित किया गया है। स्तूप, है ना, तो हमें बताना है कि कौन सा से सही है। तो इसमें दोनों ही सही हैं। संस्कृत अर्थ टीला होता है, तो ये वही है स्तूप। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो आई थिंक सबको ही आ गया होगा, बहुत सारे लोगों ने पढ़ा है। 1206 से 10 के बीच में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी और यही इसके संस्थापक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है? मेहरगढ़, मंडी, सरायकोला या आलमगीरपुर? तो सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि जो अब पाकिस्तान में स्थापित है वहीं के बारे में पूछ रहे हैं, क्योंकि पहले तो भारत में ही था, है ना। तो सबसे पूर्वी स्थल पूछ रहे हैं आलमगीर आपका वैसे सिचुएट, ये तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये जो सिंध नदी है उसके नाम पर पड़ा है, और जो ये जगह बता रहे हैं कि सबसे पूर्वी स्थल, तो ये आपका उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है आलमगीरपुर, है ना, नाम सुना ही होगा पहले भी। चलिए नेक्स्ट, ज्वालामुखी मंदिर पुस्तकालय से सुल्तान फिरोज शाह तुगलक द्वारा लाए गए 1300 संस्कृत पांडुलिपियों का फारसी में अनुवाद किसने किया? फिरोज शाह तुगलक, देखिए संस्कृत की पांडुलिपियां हैं, उनका अनुवाद आरिजुद्दीन खान, सिबाउद्दीन अल उमरी, शम्स ए सिराज अफीक या आमिर खुसरो? तो आरिजुद्दीन खान है, इन्होंने जो 1300 संस्कृत पांडुलिपि लाई गई थी उनका अनुवाद किया है ना, फारसी में। निम्नलिखित में से कौन सा डिवीज़न देश का पहला रेलवे डिवीज़न बन गया जहां संचालित मेल एक्सप्रेस ट्रेनों की अधिकतम गति 130 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गई है? नागपुर डिवीज़न, पुणे डिवीज़न, भुसावल डिवीज़न या प्रयागराज डिवीज़न? तो यह आपका कारनामा भी प्रयागराज डिवीज़न ने, हाल ही में उत्तर मध्य रेलवे डिवीज़न प्रयागराज डिवीज़न है जो बन गया, जहाँ मतलब मेल एक्सप्रेस इतने से इतने चल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट,
वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 का प्राप्तकर्ता कौन है? अरविंद वालिया, अक्षय वेंकटेश, कौशिक राजशेखर या प्रशांत प्रजापति? देखिए, तो जो ये वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 है ना, ये आपके कौशिक राजशेखर जी को दिया गया है। ठीक है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कालक्रम अनुसार स्थापित कीजिए। सूरत की संधि, पुरंदर की संधि, सालभाई की संधि या बेसिन की संधि? तो ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके साथ में युद्ध भी इम्पोर्टेंट है। जब पहले प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध होता है 1775 to 82, तो फिर 75 में ही आपकी सूरत की संधि की जाती है ना। फिर आपकी पुरंदर की संधि की जाती है, सालभाई की संधि की जाती है, उसके साथ में युद्ध भी मतलब जुड़े रहते हैं, तभी ये संधियाँ होती हैं, है ना। तो पहले तो आपकी सूरत की संधि की जाती है, फिर पुरंदर की संधि की जाती है, फिर सालभाई की, फिर बेसिन की। तो वैसे ये लाइन से ही बने हुए हैं आंसर। भारतीय इतिहास की निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। बारदोली में किसान आंदोलन, कांग्रेस मंत्रियों का इस्तीफा, गांधी इरविन समझौता या द्वितीय गोलमेज? तो देखिए, इसको सेंस से भी करने की कोशिश कीजिए कि कौन सी चीज़ कब हुई थी, तो आपको आंसर मिल जाएगा थोड़ा बहुत, है ना। पहले गेस कीजिए। आपने पढ़ाई है, अगर मॉडर्न हिस्ट्री तो पढ़ाई है, तो फिर सोचिए थोड़ा सा। देखिए, अब ये फैक्ट है आपकी समझ वाले। जब आपको पता है कि अफ्रीका से गांधी जी आते हैं, दक्षिण अफ्रीका से 1915 में, और वो भारत की राजनीति में सक्रिय होते हैं 1916 में। 1 साल वो पहले भारत का भ्रमण करते हैं और कहीं कहीं जाते हैं, पर इम्पोर्टेंट काम वो 1 साल बाद ही आते हैं, जब चंपारण सत्याग्रह होता है। ठीक है। फिर चंपारण के साथ में वो खेड़ा में भी करते हैं, गुजरात में, वो भी किसान आंदोलन और मजदूर आंदोलन होता है ना। गुजरात में 2 जगह वो करते हैं। एक तो वो जो मजदूरों वाला यूनियन वाला काम होता है, दूसरा होता है खेड़ा आंदोलन। फिर 1919 में रॉलेट सत्याग्रह होता है, और भी चीज़ें होती हैं। फिर 1921 में असहयोग और खिलाफत होता है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जिसको बोलते हैं। फिर आपका आता है 1928 बारदोली सत्याग्रह, है ना। मतलब जब आपने पढ़ा होगा तो खुद ही समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा। सत्याग्रह नहीं, बारदोली किसान आंदोलन होता है ना। फिर आपका आता है पहली जो गोल में सम्मेलन होती है, उसमें गांधी जी नहीं जाते हैं। फिर गांधी जी और इरविन के बीच में समझौता होता है, जिसमें गांधी जी अपनी बातें रखते हैं, तो उसमें कुछ बातें मान ली जाती है। उसी में गांधी जी बोलते हैं ना कि भगत सिंह और इनको छोड़ दिया जाए, पर वो जोर नहीं देते हैं क्योंकि उन लोगों ने मतलब हिंसा का रास्ता अपना लिया था, गांधी जी अहिंसक थे। तो उसके हिसाब से जब इरविन को गांधी जी सौंपते हैं और गांधी इरविन में समझौता होता है। ठीक है। तो आपका पहले 1928 में किसान आंदोलन होता है, फिर 1931 में गांधी इरविन पैक्ट होता है ना, जिसको कुछ लोग गांधी इरविन पैक्ट भी बोलते हैं, समझौता होता है। फिर आपका आता है 1931 में ही आता है, बस मंथ का फ़र्क है। 1931 में ही आपका गोल में सम्मेलन आता है, ये दिसंबर में क्योंकि आता है। ठीक है। फिर इसके बाद में जब सारे लोग, फिर हाँ, कांग्रेस चुनाव लड़ती है और बहुत जगह भारी मतों में सरकार बनाती है। तो वहाँ कई लोग बोलते हैं ना कि हम यहाँ काम नहीं करेंगे, सहयोग नहीं करेंगे, और इसके तो गांधी जी बोलते कि नहीं, ऐसे आप मत कीजिए। तो फिर वहाँ से लोग कांग्रेस मंत्रिमंडल जो होते हैं वो इस्तीफा देते हैं, है ना। तो ये आपका जो देते हैं वो 1939 में। ये फैक्ट और उन चीज़ों को समझ के निकालने वाला आंसर है। ज़रूरी नहीं कि सबको आ जाता, मुझे भी नहीं आता है, ऐसे ध्यान कर करके होता रहता है ना। तो इस तरीके से आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा, किसान आंदोलन, बारदोली किसान आंदोलन, फिर गांधी इरविन समझौता, फिर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, और फिर वो लोग कांग्रेस को जो मंत्रिमंडल है वो दे देते हैं इस्तीफा। तो आपका आंसर ए सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, रिपोर्ट है भारत नवाचार सूचकांक 2021 का, लेकिन निकाली गई है 1 साल बाद, तो 2022 में जुलाई के बीच में निकाली गई, इसलिए क्वेश्चन बन गया। आप 2021 को देख के मत सोचिए कि पुराना करंट अफेयर है ना। तो यहाँ पर पूछ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है भारत नवाचार, मतलब क्या इनोवेशन कर रहा है उत्तर प्रदेश के, खाली उत्तर प्रदेश का, यूपीपीसीएस स्पेशल, तो 7वीं रैंक है इसमें। ओके। चलिए, विश्व मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में हमें लग रहा भवानी देवी होगा, देवी ने किस श्रेणी में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता? 100 मीटर स्प्रिंट, 200 मीटर स्प्रिंट, 10 मीटर एयर पिस्टल या 10 मीटर एयर राइफल में, है ना।
भवानी देवी, तो ये 100 मीटर स्प्रिंट में जीता। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर पूछ रहे हैं कि प्राचीन भारत में विवाह नियमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से कथन सही है। गोत्र प्रणाली विवाहों में सगोत्र विवाह को सुनिश्चित करने के लिए थी। धर्मशास्त्रों में वर्णित नियम समाज के सभी वर्गों पर बाध्यकारी थे। तो निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है। तो ये दोनों ही गलत है अपने आप में। प्राचीन भारत में है ना, पुत्रों को पितृवंश की निरंतरता बनाए रखने हेतु महत्वपूर्ण माना जाता था, तो अपने गोत्र से बाहर उनका विवाह कर देना अपेक्षित था, मतलब गोत्र प्रणाली के नियम द्वारा सुनिश्चित किया जाता था, है ना। चलिए, और एक्सप्लेनेशन आप पीडीएफ से पढ़ लीजिएगा। फर्स्ट को सेकंड से मिलान करना है। ये अधिकारी है और ये संबंधित है। सराय दल, कपड़ा और किराना बाजार, शाहनाय मंडी, बाजार अधीक्षक, बरीद, खुफिया अधिकारी, मुनिया, गुप्त, जासूस, ये मिडीवल हिस्ट्री के हैं। ऐसे शब्द आपको वहाँ देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। फिलहाल आपके सारे के सारे ही सही सुमेलित हैं और आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। ये शब्द ऐसे क्यों है, क्योंकि मुगल की जो भाषा थी वो फारसी थी, उर्दू भी है, तो उसमें भी शब्द हम लोगों को थोड़े से अटपटे लगते हैं। चलिए, सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से चुनिए पुरातात्विक स्थल और जिला। आलमगीरपुर, अभी तो मैंने बताया ही था, बड़ा गांव, सनौली, कालपी, है ना। तो जो भी उत्तर प्रदेश में रहते हैं उन्हें पता ही होगा, कालपी आपकी जालौन की तरफ पड़ती है ना। आलमगीरपुर मेरठ, देखते हैं ऐसे A1 D4। बड़ा गांव आपका सहारनपुर, ठीक है। सनौली आपका बागपत, तो ये आपका निकल आएगा आंसर, ठीक है। देखिए, मुझे दो याद थे, कालपी आपकी जालौन और आलमगीरपुर मेरठ, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शासक के शिलालेखों पर गजेब टिकारा की उपाधि है। देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, सिकंदर लोदी या कृष्ण देवराय। तो इनका कृष्ण देवराय आपने नाम सुना ही होगा, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, है ना। तो ये साउथ इंडिया की तरफ के हैं, जब वहाँ पे ये लोग राज कर रहे थे, तो उन्हीं के हैं। तो आपका जो ये बोल रहे हैं ना कि उपाधि है ना, ये उपाधि किसकी है, तो ये देवराय द्वितीय की है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। राज्य के ग्रेड ए के कर्मचारी, राज्य के सभी कर्मचारी, राज्य के ग्रेड बी के कर्मचारी, राज्य के ग्रेड ए और बी कर्मचारी। तो ये भी एक नया बदलाव है, राज्य के सभी कर्मचारी, ग्रेड ए और बी नहीं, ठीक है। 44वें शतरंज ओलंपियाड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से कथन सही है। 40वां शतरंज ओलंपियाड ओडिशा में आयोजित किया गया। ये भारत में पहली बार और एशिया में 30 वर्षों के बाद आयोजित की गई। महिला वर्ग में भारत ने स्वर्ण पदक जीता। FIDE ने पहली बार शतरंज ओलंपियाड मसाल की स्थापना की। इम्पोर्टेंट लग रहा है, फर्स्ट सेकंड फोर, थर्ड फर्स्ट, सेकंड थर्ड, है ना। तो आपका 2 और 4 ये भारत में पहली बार तथा एशिया में 30 वर्षों में, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही सुमेलित नहीं है। राज्य सहायक संधि पर हस्ताक्षर का वर्ष। मैसूर 1799, तंजौर 1797, अवध 1801, जोधपुर 1818। तो यहाँ पर कोई एक है जिसने किसी और सन में मतलब वो किया है, तो यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, तंजौर का समय जो है 1798 to 1805 तक है, ठीक है, इधर का है। चलिए, तो 55 रखते हैं, मेमोरी भी फुल हो जाती है और आप लोग भी अटेंड करोगे तो आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो आई होप कि ये टेस्ट सीरीज़ आपके किसी भी वनडे एग्ज़ाम में बहुत काम आने वाली हैं। और करंट और प्लस हिस्ट्री को लेकर के, स्टैटिक पोर्शन को लेकर के क्वेश्चन बनाए गए, इंपॉर्टेंट है, अच्छे क्वेश्चन है। आप खुद ही अटेंड कर रहे होंगे तो आपको फैक्ट पता चले होंगे कि हम कैसे कहाँ से कहाँ जा सकते हैं, क्या क्या गांधी जी ने किया या क्या किसने किया। एंशियंट के भी ठीक ठाक अच्छा खासा डेटा है। तो आई होप कि आपको ये सब ठीक लग रहा होगा।
तो प्लीज़ कंजूसी मत कीजिएगा मेरे दोस्तों। अब मैं भी थोड़ा थोड़ा बोलने लगूँगी कि प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना। ओके, वो तो आप खैर समझदार हो, पढ़ रहे, तैयारी कर रहे हो, तो इतनी तो जानकारी है ही। तो फिर आगे टेस्ट सीरीज़ को हम कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। और मैं कुछ इंपॉर्टेंट डेटा को टेलीग्राम पे शेयर कर देती हूँ, वहाँ से आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।